हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2027 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, और यदि आपका टारगेट है हिंदी विषय के पेपर में 70 में 65 प्लस अंक लाने का, बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस अंक लाना चाहते हो, तो आप लोगों को इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का एक ऐसा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दें आप लोग। यहाँ पर 801 डीएफ कोड का ये वायरल मॉडल पेपर है। ये मॉडल पेपर है, ये आपका बोर्ड परीक्षा का हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर है। इसी तरह का पेपर आएगा। क्लियर? 3 घंटे समय आपको मिलेंगे, 3 घंटे 15 मिनट। कितना समय आपको मिलेगा परीक्षा में? 3 घंटे 15 मिनट समय मिलेगा आपको, और पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। क्लियर? अब देखो, पहला यहाँ पर निर्देश है, निर्देशों का आपको पालन करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। पहला निर्देश है यहाँ पर, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ और खंड बा में विभक्त रहेगा। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जिनका सही उत्तर आपको ओएमआर सीट में भरना होगा। किसमें? ओएमआर सीट में भरना होगा। किस पेन का प्रयोग करेंगे आप लोग? नीले पेन का प्रयोग करें या फिर आप काले पेन का प्रयोग करें, लेकिन ध्यान रहे आपको बाल पॉइंट वाला पेन ही प्रयोग करना है, जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। क्लियर? चलिए ध्यान दें आगे। अगला है, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देंगे आप लोग। और मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आपने ओएमआर उत्तर पत्रक में यानी ओएमआर सीट में गोला भर दिया, उसके बाद आपको उसे काटना नहीं है, ना ही इरेजर या वाइटनर लगाना है। ध्यान रहे, आप नहीं काट सकते, ना इरेजर लगा सकते हैं, ना ही वाइटनर। क्लियर? चलिए ध्यान दें, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित रहेंगे। कौन सा प्रश्न 1 नंबर का है या 2, 3, 4 नंबर का है, उसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे, और खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ करिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, उसके लिए आप अपना कीमती समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए ये वायरल मॉडल पेपर है हिंदी विषय का। यहाँ पर ध्यान दें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, बार बार रिपीटेड प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए ध्यान दें, खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं सभी लोग। पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। दिए गए विकल्पों में से जयशंकर प्रसाद जी का नाटक कौन नहीं है? तो ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ये तीनों जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। लेकिन लहरों के राजहंस, ये किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? मेरे प्यारे बच्चों, ये लिखा गया है मोहन राकेश जी के द्वारा। क्लियर? याद रखना आप लोग, ये भी नाटक है। लहरों के राजहंस ये भी नाटक है। किसका नाटक है? मोहन राकेश जी का नाटक है। बाकी तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हंस पत्रिका के संपादक थे। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? पहला ही ऑप्शन सी होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा, मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि मुंशी प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका का संपादन किया था, और इन्होंने मर्यादा पत्रिका का भी संपादन किया था। आप लोग याद कर लीजिएगा। क्लियर? तो मैं आपको एक प्रश्न से एक और प्रश्न बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2027 में बिल्कुल 100% पूछे जाएं। क्लियर? अगला प्रश्न यहाँ देखो, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है? यहाँ पर ये
मैंने आपको बता दिया तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। लहरों के राजहंस नाटक विधा की रचना है और ये किसके द्वारा लिखी गई रचना है? मोहन राकेश जी के द्वारा लिखी गई है। चौथा प्रश्न है, अनंत आकाश के रचनाकार कौन हैं? तो अनंत आकाश के रचनाकार हैं जय प्रकाश भारती जी। क्लियर? यहाँ पर बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अनंत आकाश, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये रचना भी जय प्रकाश भारती जी की है। पांचवा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास इसमें से कौन माना जाता है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु, जो कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। और इसके लेखक कौन हैं? आप लोग नोट कर लीजिएगा, लाला श्री निवास दास जी, निवास दास जी। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो लाला श्रीनिवास दास या विकल्प में लिखा हो श्रीनिवास दास, आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी के लेखक कौन है? विकल्प यहाँ पर ध्यान देना। गंगा लहरी रचना है पद्माकर जी की, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न सातवां है, केशवदास काव्य धारा के कवि हैं। केशवदास इनमें से किस काव्य धारा के कवि हैं? तो केशवदास मेरे प्यारे बच्चों रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीति काल को याद कर लेना आप लोग। रीति काल को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से भाग थे? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। तो केशवदास जी रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। इनकी एक रचना है कवि प्रिया, आप लोग याद कर लेना, कवि प्रिया। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, ये प्रमुख रचनाएं इनकी याद कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सन 1962 ईस्वी में। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सन 1962 ईस्वी में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। और तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? सन 1943 ईस्वी में। प्रश्न आता है किसने? तो उत्तर हो जाएगा अज्ञे जी ने इसका संपादन किया था। आपका विकल्प सही होगा, अज्ञे जी, जिन्होंने तार सप्तक का संपादन 1943 में किया। और तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1962 ईस्वी में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 9 नंबर का प्रश्न है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो साकेत जो कि महाकाव्य है, इसकी रचना की थी मैथिली शरण गुप्त जी ने। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी को एक उपाधि भी दी गई थी, वो उपाधि क्या थी? राष्ट्र कवि। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि थे। आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं, तो इनमें से आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? यहाँ पर उत्तर होगा सी वाला विकल्प, महादेवी वर्मा जी को। इनकी प्रसिद्ध रचना है यामा और नीरजा। और कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? अतीत के चलचित्र। आप लोग याद कर लेना, अतीत के चलचित्र। 11वां प्रश्न है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपर्युक्त पंक्ति में रस कौन सा है? तो जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों करुण रस, जिसका स्थायी भाव होता है शोक। शांत रस का स्थायी भाव होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों निर्वेद। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। आप लोग याद करते रहिएगा साथ साथ। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। क्लियर? तो यहाँ पर ये है उदाहरण करुण रस का, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। चलिए 12वां प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
रूपक अलंकार। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सी वाला विकल्प सही होगा। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, मात्रा, गति, लय और यति। तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं यति। यहाँ पर डी वाला विकल्प सही होगा। उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर हार क्या है? ये है मेरे प्यारे बच्चों मूल शब्द, हार है मूल शब्द। अब इसमें उपसर्ग क्या लगा है? उप लगा है, और इस तरह से ये क्या हो गया? उपहार हो गया। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में मेरे प्यारे बच्चों द्विगु समास है, क्योंकि पहला पद क्या है? संख्यावाची है, और दूसरा किसी समूह का बोध कराता है। क्लियर? चलिए, वायु, समीर, बयार पर्याय हैं। वायु, समीर और बयार ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये हैं हवा के पर्यायवाची। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा, हवा के पर्यायवाची क्या हैं? वायु, समीर और बयार। अगला प्रश्न है यहाँ पर, युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति, कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा त्वय, जो कि विकल्प कौन सा है? सी वाला। चलिए अगला प्रश्न है, सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया। सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया। तो ये जो है किस प्रकार का वाक्य है? ये है संयुक्त वाक्य। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, भाववाच्य में प्रधानता होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? देखो, कर्तवाच्य जो होता है, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। आप लोग याद कर लेना, कर्ता की। और भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भाववाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। यहाँ पर ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। भाववाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। इसका आप आंसर कमेंट करके बताइएगा। क्लियर? पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? तो पद परिचय की दृष्टि से पद होते हैं 4 प्रकार के। यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। क्लियर? अब देखो, इस तरह के 20 बहुविकल्पी जो प्रश्न आएंगे, इनका आंसर मैंने आपको बता दिया है। कहाँ आपको भरना है? OMR सीट में भरना है। क्लियर? अब देखो, इसके बाद है खंड बा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, और इन प्रश्नों का उत्तर आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखोगे। क्लियर? कैसे लिखना है चलिए मैं आपको बता दूं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर का प्रश्न आएगा। अब देखो, पहला गद्यांश, अब इसके नीचे दिए गए हैं 3 प्रश्न। तो पहला गद्यांश क्या है? हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। चलिए, पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो गद्यांश है ये लिया गया है, पाठ का नाम आप लोग याद कर लेना, मित्रता पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? अब देखो, दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा गद्यांश का, सिर्फ उसी की व्याख्या आप लोग करेंगे परीक्षा में, पूरे गद्यांश की व्याख्या नहीं करनी है। अगला है, किन लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा है, यानी किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है।
तो ऐसे लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के होते हैं या हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। देखो यहाँ पर उत्तर है, ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं या दृढ़ संकल्प के होते हैं। क्लियर। तो यदि आप पहला ये गद्यांश आधारित प्रश्न नहीं करना चाहते तो अथवा में भी गद्यांश आएगा और यहाँ भी 3 प्रश्न हैं। गद्यांश क्या है? 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गद्यांश है। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। इस ईर्ष्या का वरदान क्या है? बहुत अच्छा वरदान है। क्यों? क्योंकि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, यानी जो व्यक्ति दूसरों से जलता रहता है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं। यानी यदि कोई व्यक्ति किसी से ईर्ष्या कर रहा है तो वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाएगा जो उसके पास हैं, बल्कि क्या होगा? उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। यहाँ भी पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पाठ का नाम क्या है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अब देखो इसके लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। लेखक का नाम भी तो आपको लिखना होगा, रामधारी सिंह दिनकर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है? तो यहाँ पर उत्तर मिल गया। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। क्लियर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा। निर्गुण कौन देश कौ वासी, मधुकर कहि समुझाई सौहृदय बूझत साँच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन देश है कैसो कहीं रसमय अभिलाषी। पावो गो पुन कियो आपनो, जोर करोगे गासी, सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर सबय मतिनासी। पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ। तो ये सूर सागर से संकलित पद शीर्षक पाठ से लिया गया है। पाठ का नाम क्या है? पद। रचनाकार कौन है? सूरदास जी हैं। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। बिल्कुल सेम उसी तरह का प्रश्न है। मधुकर शब्द का क्या अर्थ है? और अथवा में जो यहाँ पर पद्यांश है 2027 में आप नोट कर लो, ये जरूर पद्यांश आएगा। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ये मेरे प्यारे बच्चों पाठ का नाम क्या है? स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से है। और लेखक कौन है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, राम नरेश त्रिपाठी जी। क्लियर। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये भी 5 नंबर का प्रश्न आएगा। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। ये किस पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों? वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है। क्लियर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यानी अथवा में भी गद्यांश है, चाहे आप पहला करो या दूसरा। तो ये लिया गया है किस पाठ से मेरे प्यारे बच्चों? देशभक्ता चंद्र
शेखरा। क्लियर। अब देखो अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र शमो वीरा वीर भाव ही वीरता। ये लिया गया है धीरः वीरेण पूजते शीर्षक पाठ से। क्लियर। अथवा में भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मानव हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा ना शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। जीवन सूत्राणि पाठ का नाम क्या है? जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से लिया गया है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। 3 नंबर का प्रश्न आएगा। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा। क्लियर। यहाँ पर सभी खंड काव्यों से 2-2 प्रश्न है, आप देख सकते हो। अगला प्रश्न है 6 का, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। 6 नंबर का प्रश्न 5 नंबर का प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयप्रकाश भारती और जयशंकर प्रसाद। बिल्कुल 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए आप जरूर तैयार कर लेना इनका जीवन परिचय और इनकी एक रचना का नाम। यहाँ पर अगला है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है और साथ ही उनकी रचना का नाम लिखना है। तो सूरसागर, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जीवन परिचय 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक आपको लिखना है। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना होगा आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, वाराणसी नगरी के शाम संगम स्थली अस्ति। तो वाराणसी नगरी जो है विविध धर्माणाम, मैंने आपको बताया था इसके पहले के वीडियो में, मैंने विविध धर्माणाम। अब देखो, वीरः केन पूजते, तो वीरः वीरेण पूजते, इसमें वीरेण भरा जाएगा। वीरः वीरेण पूजते। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा चंद्रशेखरा का आसित और चौथा वातात शीघ्रतरम किमस्ति। तो मन वायु से तेज चलता है, आप सभी जानते हैं। इसके बाद अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आप निबंध लिखेंगे। 7 नंबर आपको मिलेंगे। तो स्वदेश प्रेम, विज्ञान की उपयोगिता, नारी शिक्षा, प्रदूषण की समस्या और समाधान। बहुत बार आप पूछ चुके हैं बोर्ड परीक्षाओं में और बहुत बार ये आएगा भी, ये आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। तो अगला है प्रश्न, 2 दिन का अवकाश लेने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। 4 नंबर का ये प्रश्न है। अथवा में भी प्रश्न है कि अपने भाई की शादी में आमंत्रित करने हैं तो अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर ध्यान दें, आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।